Good evening, class. I hope you all are doing good. आज हमारा जो हमने सोशियोलॉजी पेपर 2 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसका आज हम लेक्चर 6 देखेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था भी एम एन श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में कैसे बात कर रहा है, और वो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक फ्रेमवर्क लिया था फॉर द स्टडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो वो हमने देखा था। तो मैंने बताया था भी एम एन श्रीनिवास ने काफ़ी थीम्स पे बात की, तो आज हम उन्हीं थीम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एम एन श्रीनिवास, तो हम इस पे हैं, तो अभी कर रहे हैं। तो इस तरह पूरे एक एक टॉपिक को करके सारा सिलेबस खत्म करेंगे। तो ये सारा मैंने एक्चुअली सिलेबस लिख रखा है, और मैं इसको मतलब ये इसलिए स्लाइड्स में डाल रखा है क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक कोई भी खत्म हो जाएगा तो टिक करते जाएंगे, ताकि आपको पूरा फील आए भी सारा पूरा सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। तो ये तो अभी हम देखते हैं। तो श्रीनिवास जो सर थे, एम एन श्रीनिवास सोशियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने कास्ट पे क्या बोला। तो श्रीनिवास डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट इन मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप्स। तो उन्होंने जो कास्ट की सिग्निफिकेंस थी सोशल रिलेशनशिप में, उसके बारे में डिस्कस किया। तो वो मैंने बताया था, रामपुरा विलेज में एक स्टडी कर रहे थे। तो रामपुरा, क्योंकि विलेज स्टडी का जो कंसेप्ट था एम एन श्रीनिवास ने पॉपुलराइज किया था इन द फील्ड ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो जब वो कास्ट को स्टडी कर रहे थे, तो लुई डुमो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कास्ट पे एक वो दिया था आइडियोलॉजिकल व्यू, बुक व्यू दिया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया। तो वो कैसे चैलेंज किया, तो वो हम इसको देखेंगे। तो जो उन्होंने देखा वहां पे, उन्होंने बहुत कुछ देखा वहां पे। जब वो रामपुरा विलेज में थे तो उन्होंने एक चीज देखी वहां पे। जो वहां पे जो हेडमैन था, हेडमैन मतलब सरपंच था गांव का, वो कौन था? पीजेंट था। तो पीजेंट था, तो अब पीजेंट जो आता है वो किस वर्ना में आता है? अगर आपने वो वर्ना जो मैंने आपको बताया था, जो वर्ना का फ्रेमवर्क है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो जो पीजेंट है, जो किसान है, वो किस वर्ना में आता है? अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, दैट इज शूद्र, शूद्र वर्ना में आता है। तो उन्होंने देखा वहां पे भी अगर शूद्र वर्ना में है तो इसका तो रैंक नीचे होना चाहिए था, लेकिन जहां पे तो जो किसान है, जो पीजेंट है, ही इज द हेडमैन ऑफ द विलेज। तो उन्होंने फिर वहां पे देखा भी ब्राह्मण और लिंगायत भी थे, वो भी उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे। मतलब जो लिखा हुआ है, जो ब्राह्मण से लिंगायत जो एक हरारकी में ऊपर थे, वो रिस्पेक्ट कर रहे थे। और दूसरा और चीज देखिए, जो पीजेंट थे वो मैटर जो भी कोई डिस्प्यूट था रिजॉल्व करते थे, कास्ट, पीपल एंड अनटचेबल्स का। तो ये देखिए, मतलब लुई डुमो क्या कहता था, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। जब मैं लुई डुमो का आपको पर्सपेक्टिव पढ़ाऊंगा, उस पर भी एक लेक्चर बनाया है, तो आप देखोगे भी वो कह रहा है भी यार तुम छोड़ो ये सारी फील्ड स्टडीज वगैरह, तो जहां पे अगर आप देखोगे तो ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं। तो ये कह रहा है भी अगर ऐसा है तो जहां पे तो ब्राह्मण से रिस्पेक्ट कर रहे हैं पीजेंट की, तो मतलब जो एक डायनामिज्म है कास्ट सिस्टम में, वो देखे कैसे कितना ब्यूटीफुली एम एन श्रीनिवास स्टडी कर रहा है। मतलब एप्रिशिएशन दे, एप्रिशिएट करो आप इस फैक्ट को भी, कितना सही वो रियलिटी के क्लोज लेके जा रहा है टू इंडियन सोशियोलॉजी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइन, यू माइट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आर्बिट्रेशन इज सॉट फ्रॉम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द विलेज। अब देखिए, अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं किसी कमजोर के पास जाएंगे, कोई जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल होगा उसके पास जाएंगे कोई भी मैटर को डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि सर जी इतनी कहानी क्या बता रहे हैं, तो इससे एम एन श्रीनिवास ने क्या कंसेप्ट लगाए? तो एम एन श्रीनिवास जहां से कंसेप्ट लाए थे डोमिनेंट कास्ट का, ये क्या है ये आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है जी, जो पीजेंट है वहां पे डोमिनेंट कास्ट है, कैसे उन्होंने पॉलिटिकल पावर कैप्चर की हुई है। तो वो हम डोमिनेंट कास्ट को थोड़े टाइम बाद स्टडी करते हैं। तो पहले हम देखते हैं भी जो जैसे जैसे कि उन्होंने 6 फीचर दी थी जीएस गुरे ने कास्ट सिस्टम की, जिसको हमने बोला था एट्रीब्यूशनल अप्रोच, भी एट्रीब्यूट्स बताए कास्ट सिस्टम के। इसी तरह एम एन श्रीनिवास ने भी कास्ट सिस्टम की कुछ फीचर्स दी, वो हम देखते हैं।
तो एम एस श्रीनिवास जो कास्ट को देखते हैं सेगमेंटरी सिस्टम। सेगमेंटरी सिस्टम मींस द कास्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो और कास्ट में भी सब कास्ट है, और वो सब कास्ट क्या है, द यूनिट ऑफ एंडोगेमी। यूनिट ऑफ एंडोगेमी क्या है, जो सब कास्ट है दे आल्सो बिलीव भी हमारी वो सब कास्ट के अंदर ही शादी होनी है। एंडोगेमी मतलब मैरिज विद इन द ग्रुप। हुज मेंबर्स फॉलो ए कॉमन ऑक्यूपेशन, जो सब कास्ट के मेंबर्स हैं वो कॉमन ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं। द यूनिट्स ऑफ सोशल एंड रिचुअल लाइफ, हुज मेंबर शेयर ए कॉमन कल्चर, मतलब जो उसके लिए, जो श्रीनिवास के लिए एक सब कास्ट की क्या क्या फ्यूचर थी, द यूनिट ऑफ एंडोगेमी, हुज मेंबर शेयर ए कॉमन ऑक्यूपेशन, द यूनिट ऑफ सोशल एंड रिचुअल लाइफ, हुज मेंबर शेयर ए कॉमन कल्चर, एंड हुज मेंबर्स आर गवर्न्ड बाय सेम अथॉरिटीज, ए पंचायत। मतलब वो खाप पंचायत का कंसेप्ट सुना होगा। तो मतलब वो एक जो कास्ट बेसिस पे पंचायत बनती है, तो जो वो ही उन पे लगाती है ना भी, जो जो भी कुछ कास्ट के रिलेटेड रूल्स हैं तो वो उसमें लगाती है। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास द सब कास्ट फैक्टर आर नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ही बिलीव्स सिर्फ ये नहीं है जो पहले बताए, कुछ और एट्रीब्यूट्स भी जो क्रूशियल है। तो पहला तो है हरारकी। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हरारकी मैंने पहले भी समझाया हुआ है जीएस गुरे में भी, हरारकिकल सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। सेकंड क्या है, ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, भी हर एक कास्ट का क्या है, ऑक्यूपेशन डिफरेंट डिफरेंट है। और आप देखोगे कुछ कास्ट जो हैं, जो कुछ कास्ट है इंडियन सोसाइटी में, जो एम एस श्रीनिवास कह रहे हैं, लोहार, लोहार भी मतलब वो अपने ऑक्यूपेशन से ही अपनी कास्ट का नाम ड्राइव कर रही है। जैसे लोहार क्या है, जो लोहे का काम करते हैं उनको बोला लोहार। जो सुनार थे जो सोने का काम करते थे। कुम्हार जो इसका काम करते हैं मिट्टी का। तेली तेल का। चमार चमड़े का, जो चमड़े का काम करते थे। तो आप देखिए उन्होंने कहा भी, जो एम एस श्रीनिवास जी कह रहे हैं भी, जो कास्ट थी जो हमारी सोसाइटी में, लोहार, सुनार, कुमार, तेली, चमार, तो ये सब क्या थे भी, मतलब जो जैसा काम कर रहे थे वो अपने ऑक्यूपेशन से अपनी कास्ट का नाम ड्राइव कर रहे थे। तो हर एक कास्ट में ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन था। रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमेंसैलिटी, ड्रेस, स्पीच एंड कस्टम्स। तो रिस्ट्रिक्शन जो है कमेंसैलिटी, एक मैं इस पे एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं। जैसे जो हमारे इंडियन वो है, तो थोड़ा सा चमार वर्ड जो है वो मतलब टूवर्ड्स द दलित थोड़ा डेरोगेटरी माना जाता है। तो मेरा यहाँ पे कोई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने की। तो क्योंकि ये जो मैंने जो कंटेंट है ये इग्नू की बुक से उठाया हुआ है, तो जो डिफरेंट जो कास्ट के नेम्स मैंने वहीं से उठाए थे। तो मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को भी वो करने का, हर्ट करने का। तो ये क्योंकि ये सारी जो एग्जांपल थी ये इग्नो की बुक से दी गई थी, तो मैंने वहीं से उठाई हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पे थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल वर्ड है, तो मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा भी मैं आगे से किसी भी लेक्चर में जो वर्ड ना यूज करूं, वर्ड को ना लेके आऊं। क्योंकि बट मेरी जहाँ पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी जहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं थी किसी को भी वो करने की। तो ये वर्ड सिर्फ इग्नो की बुक से है, तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन कमेंसैलिटी, ड्रेस, स्पीच एंड कस्टम्स। तो कास्ट आल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन कमेंसैलिटी, ड्रेस, स्पीच एंड कस्टम्स। तो कास्ट जो है मतलब वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है कमेंसैलिटी पे। कमेंसैलिटी मतलब भी जो साथ में फूड खाते हैं, ड्रेस, स्पीच एंड कस्टम्स पे। तो वो जो सारी रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज करती है जहाँ पे। तो पोल्यूशन, तो एक जो पोल्यूशन का कंसेप्ट है भी, कुछ कास्ट को प्योर मानते हैं, कुछ को इम्प्योर मानते हैं। तो जहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन पे है, सपोज करो तो जहाँ पे जो प्रिंसिपल है, तो पोल्यूशन किस किस से हो सकता है, ऑब्जेक्ट और बीइंग के थ्रू। तो
इसमें एनी कॉन्टैक्ट विद पोल्यूशन मेक ए कास्ट इम्प्योर एंड रिक्वायर द पोल्यूटेड कास्ट टू अंडरगो प्यूरिफिकेशन राइट्स। तो मतलब अगर सपोज करो कोई जे एम एन श्रीनिवास कह रहे हैं जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है वो जो है क्या कहते हैं भी मीन्स जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में उसमें प्योरिटी पोल्यूशन का कंसेप्ट बहुत काम करता है। तो पोल्यूशन का जो कंसेप्ट है मतलब भी अगर सपोज करो भी कोई इंडियन सोसाइटी मानते हैं भी कुछ लोग अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास भी कुछ लोग जहाँ पे वो मानते हैं मतलब पोल्यूटेड, तो कुछ लोग पोल्यूटेड मानते कुछ लोगों को जो इंडियंस की सोसाइटी है, और कुछ लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी पोल्यूटेड मानते हैं। तो जहाँ पे क्या है तो मतलब अगर वो अपर कास्ट के लोग उस इंडिविजुअल या उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो दे कंसिडर पोल्यूटेड हो गए, तो उनको प्यूरिफिकेशन राइट्स के जाने पड़ता है। एक उन्होंने एक और चीज लिखी थी वहां पे, इफ द पोल्यूशन इज सीरियस सच एज हाई कास्ट पर्सन हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद एन अनटचेबल द पर्सन मे बी रिमूव फ्रॉम देयर कास्ट। तो ये पोल्यूशन पे जो उन्होंने बताया जो एम एन श्रीनिवास बता रहे थे, कास्ट पंचायत एंड असेंबलीज इन एडिशन टू अबव एट्रीब्यूट्स। तो हर एक कास्ट की अपनी पंचायत होती है, असेंबलीज होती हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो उन्होंने बताई। इन कंक्लूजन द एट्रीब्यूट्स ए कास्ट डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंटरकास्ट रिलेशन एंड द रैंक ऑफ ए कास्ट। दिस इज एविडेंट इन श्रीनिवास वर्क ऑन कास्ट मोबिलिटी और संस्कृताइजेशन। तो ये एम एन श्रीनिवास ने बताया इस पे। तो मैंने ये बताया। अब देखिए आपको हमारी जो कास्ट पे हम देख रहे हैं भी एम एन श्रीनिवास के कास्ट पे क्या व्यू है। तो ये हमने देखा, तो हमने उन्होंने कास्ट की फीचर बताई। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डोमिनेंट कास्ट। तो डोमिनेंट कास्ट पे उन्होंने जो रामपुरा स्टडी में उन्होंने बताया डोमिनेंट कास्ट की डेफिनेशन क्या है। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, प्लीज इसको रट्टा मार लीजिएगा प्लीज, क्योंकि जब डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट आए तो इसी से आपको डोमिनेंट कास्ट पे जब क्वेश्चन आए तो आपको इसी से स्टार्ट करना है। द रामपुरा स्टडी इंस्पायर्ड टू डेवलप द कंसेप्ट inspired Srinivas to develop the concept of dominant caste. In his own words, a caste may be said to be dominant when it preponderates numerically over the other caste. Suppose करो किसी गांव में कोई कास्ट है उसके लोग 40 हैं, बाकियों के लोग 10 10 10 10 हैं, तो ये मतलब जिनके न्यूमेरिकली ज्यादा हैं। एंड व्हेन इट आल्सो विल प्रीपोंडरेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, ए लार्ज and power caste group can more easily be dominant if its position in local caste hierarchy is not low। तो न्यूमेरिकल हाईएस्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए दूसरी कास्ट के कंपैरेटिवली, इकोनॉमिक पावर भी होनी चाहिए, और जो कास्ट की हायरार्की में लो नहीं होना चाहिए। तो ये एक डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया। इनडायरेक्टली वो कह रहे थे भी जो अनटचेबल है किसी भी उसमें विलेज में तो वो डोमिनेंट कास्ट नहीं बन सकते। Another factor which was crucial in deciding dominance in the amount of educated males and their vocation. Often Western and traditional education determine dominance. Hence, Srinivas refer to this aspect of Western. The common aspiration people is to get young members of their caste group educated and therefore get employments on government office. तो आपने देखा होगा अगर कई कास्ट की अपनी एसोसिएशन होती हैं, जो कास्ट की एसोसिएशन होती हैं तो वो ना स्कॉलरशिप्स भी देती है भी जैसे जाओ बेटा दिल्ली जाके पढ़ाई करो, यूपीएससी क्रैक करो गवर्नमेंट में। तो होता है मतलब ये चीज़ मैं पहले नहीं देखी थी, लेकिन अब जब मैं फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ भी दैट इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपको जब आप फील्ड में काम करते हो आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं। तो ये डोमिनेंट कास्ट का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो उन्होंने बताया अभी ये कुछ एरियाज हैं तो वहां पे डोमिनेंट कास्ट कौन कौन सी है, जैसे इन माइजोर विलेजेस लिंगायस एंड ओकालिगास, आंध्रा में रेड्डी कामा, तमिलनाडु में गौंडर पदाची एंड मुंदलियार, केरला में नायर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में बनिया पटीदर, नॉर्दर्न इंडिया में राजपूत जाट ग्यार अहीर।
तो उन्होंने जो बताया भी इन एरियाज में ये डोमिनेंट कास्ट है। तो उन्होंने डोमिनेंट कास्ट को जब डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने 6 एट्रीब्यूट बताए। साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड, स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स, हाई प्लेस इन लोकल हायरार्की, वेस्टर्न एजुकेशन, जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, वही यूपीएससी एसएससी वाली एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन सोर्स ऑफ इनकम। ये 6 फैक्टर बताए। और एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, आपको जो रट्टा मारना है, इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है, क्योंकि रट्टा मारना है जब डोमिनेंट कास्ट का पूछे तो आपको जो 6 के 6 ऐसे लिखने हैं। और आप इन स्लाइड्स को पूरा रिलीजियसली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सारा इग्नू से ही वो मैंने जो सारा कंटेंट उठाया है। इग्नू मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भी जो एग्जामिनर्स हैं तो वो इग्नू को ही रेफरेंस देख के उससे जो मॉडल आंसर होता है चेकिंग के टाइम वो बनाते हैं। तो ऑफ द अबव एट्रीब्यूट्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट, द फॉलोइंग 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब 6 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर थ्रू ओनरशिप ऑफ लैंड एंड पॉलिटिकल पावर। तो ये 3 जो कंसेप्ट हैं दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। The ritual ranking of caste is no longer than the main basis for its position in social hierarchy। अब आपको एक चीज और बढ़िया बताता हूं मैं। जो कास्ट की हायरार्की है ना, पहले हम देखते थे रिचुअल हायरार्की, एक होती है सेकुलर हायरार्की। बढ़िया कंसेप्ट आप देखोगे। तो रिचुअल हायरार्की मतलब क्या होती है? जो रिचुअल पोजीशन है उसमें कास्ट की पोजीशन क्या है। और सेकुलर हायरार्की क्या होती है? जो सेकुलर एस्पेक्ट्स हैं लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, उसमें कास्ट की पोजीशन क्या है। तो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था? जो रिचुअल हायरार्की में ऊपर है वही सेकुलर हायरार्की में ऊपर होते थे। ब्राह्मण्स इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, क्षत्रिय इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर। तो रिचुअल हायरार्की और सेकुलर हायरार्की दोनों पैरेलल में चलती थी। लेकिन एम एन ये क्या था? बुक व्यू भी था और अर्ली टाइम्स में भी था एक्चुअली। लेकिन बाद में आपने देखा होगा भी इंडिया एक तो काफी फेजेस में गया। पहले इस्लामिक रूल आया, ब्रिटिशर रूल आया, तो जो इंडिया की सोशल स्ट्रक्चर है वो भी काफी चेंज होती गई। तो एम एन श्रीनिवास एक्चुअली वही बात कर रहा है, द रिचुअल हायरार्की ऑफ कास्ट इज नो लॉन्गर द मेन बेसिस फॉर इट्स पोजीशन इन सोशल हायरार्की। तो मतलब अगर ऐसा नहीं भी, अगर किसी ब्राह्मण्स का अगर रिचुअल हायरार्की में, तो ब्राह्मण्स का रिचुअल हायरार्की में रैंक ऊपर है, तो ऐसे जरूरी नहीं सोशल हायरार्की में भी उनका रैंक ऊपर होगा। A low ranked caste can become the dominant ruling caste in a village if it has a numerical strength, land ownership and political influence। तो ये वो रामपुरा की जो एग्जांपल थी ये उन्होंने बताई थी। तो ये आप नोट्स देख लीजिएगा और इतना मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यूपीएससी में मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। हर एक टॉपिक पे 500 वर्ड्स नोट कर लो दिमाग में। मेरे पास 500 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे सोशियोलॉजी में ना तो पीएचडी कर रहे हैं ना ही हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा टारगेट है, हमें यूपीएससी में बढ़िया मार्क्स लेने हैं ऑप्शनल में। तो ये 500 वर्ड्स का कंटेंट याद कर लो, वहाँ पे 250-300 को तो लिख ही पाओगे आप। सिंपल स्ट्रेटजी। पीजन ये सारा मैंने बता रखा है ऑलरेडी, आपको ये सारा कर दिया, तो आप ये देख लीजिए। ये देखिए, ये मैं जो कंसेप्ट बताया था, लोअर कास्ट एंड दलित्स हैव नो प्लेस इन ट्रेडिशन एंड ऑक्यूपाई द स्टेटस ऑफ डोमिनेंट कास्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आई होप आपको जो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी पहले मैं बता देता हूँ। सोशल मोबिलिटी आपका पेपर 1 का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसकी जो पेपर 1 की लेक्चर सीरीज अब चल रही है पैरेलल में, उसमें जो आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। तो सोशल मोबिलिटी क्या होती है? जो एक एक आपकी जो रैंकिंग है उसको आप जब अप करते हो, जैसे उसके जब उससे आपकी रैंकिंग जो है वो चेंज होती है। हो सकता है आप सपोज करो आप लोअर मिडिल क्लास में हो, अपर मिडिल क्लास में जा सकते हो, तो उसको कहेंगे अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। हो सकता है आप ऊपर से नीचे आ जाओ, अपर क्लास वाले लोअर क्लास में जाए, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो ये सारे कंसेप्ट डिटेल में मिल जाएंगे आपको लेक्चर इस पे, डोंट वरी।
तो जो वो कह रहा है एम एन श्रीनिवास भी, वहां पे जो सोशल मोबिलिटी थी वो दो दो इरा में, प्री ब्रिटिश इरा और पोस्ट ब्रिटिश इरा। तो प्री ब्रिटिश इरा में क्या थी, टू सोर्सेस थे, फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड, political power taken by the leaders of powerful caste who could fight battles and shift loyalties. Kshatriya Varna made up of several castes, each with political power. तो क्या होता था, कोई भी जो था, मतलब जो भी कोई पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लेता था प्री ब्रिटिश इरा में, वो क्षत्रिय का स्टेटस क्लेम कर लेता था। एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था भी, जो ओरिजिनल क्षत्रिय थे, नंदास थे, उनके बाद सबने संस्कृताइजेशन के बाद जो क्षत्रिय स्टेटस वो क्लेम किया, नंदा डायनेस्टी, जिनके बाद वो मौर्य आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसकी भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो नंदा रूलर थे, दनानंद थे आई थिंक लास्ट रूलर, तो उन्होंने चाणक्य की मतलब इंसल्ट कर दी थी। तो चाणक्य ने फिर बाद में कसम खाई थी भी अब आपको हटा के ही देंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को, जो एक आई थिंक शूद्र लड़का था, वो भी अभी मेरे को कुछ क्लियर नहीं है, तो उनको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। तो वो एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री की भी एक लेक्चर सीरीज पैरेलल में एजू गुरुकुल चैनल पे आपको मिल जाएगी, काम चल रहा है उस पर, तो उसमें आप देखिएगा। बड़े अच्छे से हमने एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर भी तैयार कर रहे हैं। तो ये है। और उसके बाद एक वैंस थे, तो उन्होंने क्या कहा था भी, किंग को जो अपना था ना, कुछ ब्राह्मण, इतने नंबर ऑफ ब्राह्मण चाहिए थे अपना स्टेटस, अपना वो क्लेम करने के लिए। तो जब उनको लगता था ब्राह्मण कम है, तो कुछ लोअर हायरार्की के जो लोअर कास्ट के लोगों को भी वो ब्राह्मण का स्टेटस दे देते थे। तो ये भी एक सोशल मोबिलिटी का क्राइटेरिया हो गया। अब ब्रिटिशर आए, तो ब्रिटिशर ने अपना न्यू सोर्सेज ऑफ मोबिलिटी लेकर आए। तो कंसेप्ट ऑफ लैंड ओनरशिप एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पोर्ट सिटीज में और कैपिटल्स में। तो जहाँ पे वो जो पोर्ट सिटीज में, कैपिटल में एक जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से भी सोशल मोबिलिटी हो जाती है। इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, सिंपल बेसिक से पॉइंट हैं, ये पढ़ लोगे आप। और उसके बाद जो मॉडर्न नॉलेज थी, जिन्होंने वो इक्वालिटी, असर्शन ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसकी बात की, क्रिश्चियन मिशनरी ने काम किया काफ़ी ज़्यादा, स्कूल्स, हॉस्पिटल, प्रिंटिंग प्रेस। तो इसके कारण क्या हुआ, जो मॉडर्न एजुकेशन आई, उसके कारण भी एक वो सोशल मोबिलिटी का रीजन बनी। तो इन इंडिया न्यू इकोनॉमिक सिस्टम एंड एक्सपेंशन ऑफ communication network created the opportunity for upper caste while widening the gap between upper and lower classes. The backward class movement was formed to fight for equal opportunity and resources, inspired by those who were able to succeed. The movement strengthened the demonstration effect, which broadened the social horizon and motivated others in oppressed or इम्पोवरिस्ड पोजीशंस। तो मतलब जब देखा उन्होंने, बैकवर्ड क्लास वाले ने देखा भी, अपर क्लास वाले, जो ब्रिटिशर ने एक नया इकोनॉमिक सिस्टम लेके आए, एक उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी ड्यू टू एजुकेशन एंड न्यू जो भी इंस्टीट्यूशन बने, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस, पुलिस, मिलिट्री। तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट भी उसी टाइम से स्टार्ट हुई भी, यार हम क्यों पीछे रहे, जैसे कि। और इस मूवमेंट को जो बहुत ज़्यादा फ्रंट पे लेके गए बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, मतलब बहुत उस मूवमेंट को आगे लेके गए। तो वो भी एक जो है, हम उसको डिटेल में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का क्या व्यू था कास्ट सिस्टम पे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स ब्रॉट न्यू ट्रेडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ग्रुप्स सच एज नोनियंस इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोलीज ऑन सूरत कोस्ट इन गुजरात एंड अदर कास्ट, सूरत कोस्ट इन गुजरात। तो जो कोलीस, नोनियास को जो कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिली। लोअर कास्ट वर गिवन द फ्रीडम टू अडॉप्ट सिंबल एंड रिचुअल्स ऑफ हायर कास्ट which motivated them to wear the sacred thread. This often lead to resistance from dominant caste in the region, resulting in violence and economic boycotts. However, these movements are not always successful, as victims sought recourse through filing complaints with police and lawsuits in court. उसके बाद लोअर कास्ट ने भी जो हायर कास्ट के सिंबल्स थे उनको पहनना शुरू कर दिया। कुछ क्या थे, कन्वर्ट हुए इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, आर्य समाज में। लेकिन जैसे इस्लाम भी बोलते हैं द रिलीजन ऑफ इक्वालिटी, क्रिश्चियनिटी भी, सिखिज्म भी। लेकिन आप देखोगे
इस्लाम में भी दलित मुस्लिम्स का कंसेप्ट आ गया, जबकि वो रिलीजन ऑफ इक्वालिटी था। क्रिश्चियनिटी में भी दलित क्रिश्चियन का कंसेप्ट आ गया। सिखिज्म में भी दो कास्ट बन गई, जबकि गुरु नानक देव जी बोल के गए थे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म जो एज ए सिख धर्म की फाउंडेशन इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने देखा भी हिंदू धर्म में कुछ सोशल इवल्स है, जैसे कि सबसे बड़ी सोशल इवल कास्ट सिस्टम है। तो उन्होंने उस कास्ट सिस्टम को फाइट करने के लिए सिख धर्म की जो फाउंडेशन रखी थी। लेकिन आप देखोगे द आयरनी, जो बहुत ही मुझे एज ए, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब इस बात को मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे हमारे जो हैं, जो सिख धर्म में भी एक कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जाट सिख और मजहबी सिख। और कई गाँव में तो ऐसा भी देखने को मिलता है भी अपनी कास्ट का एक गुरुद्वारा होता है, जो कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उसको देख के बुरा लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते। तो despite these changes, many converts found that they still face stigma within the new religious community। तो वो अभी भी वो स्टिग्मा फेस करते हैं। चले तो गए, कुछ लोगों को लगा भी इस्लाम में जाने से या क्रिश्चियनिटी में जाने से या सिखिज्म जाने से जो हम उस कास्ट का जो एक ईवल से बच सकते हैं, लेकिन वो अभी भी वो फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। तो ये सोशल मोबिलिटी पे मतलब बता रहे हैं एम एन श्रीनिवास डिटेल में भी कैसे। तो जब आपको आए ना भी सोशल मोबिलिटी पे क्या आइडिया था, आप उसको लिख सकते हो। द एडल्ट फ्रेंचाइज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अटेनिंग पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैव लेड टू चेंज इन द कास्ट सिस्टम। द लीडर्स ऑफ डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट कास्ट विल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट दे स्ट्रगल टू मेंटेन कनेक्शन विद द जनरल पॉपुलेशन। Srinivas highlighted type of mobility among the rich, educated people in cities where class is more important than caste, is determining lifestyle and interpersonal relationship। तो उन्होंने अब देखो क्या बता रहे हैं भी, अब दो चीज़ों कंसेप्ट हो रहे हैं, अर्बन इंडिया जिसको बोलते हैं अर्बन एरिया जिनको इंडिया बोलते हैं, और रूरल इंडिया जिसको बोलते हैं भारत। तो जहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्लास, किसी को कुछ नहीं लेना क्या कास्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, कास्ट। तो these individuals engage in the activities that are not related to their traditional caste based employment and they may flout pollution norms and form relationship outside of their caste। तो देखिए शहर में क्या हो रहा है, जैसे कि इनिशियली जो चमड़े का काम करते थे, जिन्हें के शूज वगैरह बनाते थे, तो वो ज़्यादातर कहते थे भी यार ये चमड़े का काम करना थोड़ा सा लोअर कास्ट का काम है। लेकिन आप देखोगे आज काफ़ी जो इन द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स जो काफ़ी शूज़ की फैक्ट्रीज हैं, तो वो अपर कास्ट के लोग चला रहे हैं, ब्राह्मण चला रहे हैं, क्षत्रिय चला रहे हैं। तो मतलब वो जो वो था ना भी एक भी ये वाली कास्ट यही काम करेगी, वो अब आपको अर्बन एरियाज में नहीं मिलेगा। तो लोअर कास्ट एस्पायर टू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो एक तो वो संस्कृताइजेशन होगी। तो संस्कृताइजेशन मैंने बार बार वो बता दिया है, ये क्या है, वी विल लोअर कास्ट सोशल अपर कास्ट को, अपर कास्ट के जो हैबिट्स हैं, बिलीफ्स हैं, उनको कॉपी करती है टू इन द मतलब व्यू भी, हम भी वो उसको जो कास्ट उसमें स्टेटस है, कास्ट हायरार्की में स्टेटस है, वो क्लेम कर ले। और इसके ऊपर संस्कृताइजेशन, इसके ऊपर इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर में डिटेल में कवर करूंगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये सारा कुछ वो संस्कृताइजेशन पे ही है, तो जो आप देख लीजिए क्योंकि मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो एक्चुअली एम एन श्रीनिवास क्या कहना चाहते हैं, अगर आप इसको हम समराइज करें, तो एम एन श्रीनिवास क्या कहना चाहते हैं, बिजली की जो मोबिलिटी थी, सोशल मोबिलिटी कंसेप्ट, क्योंकि अगर आप बुक व्यू देखोगे, जहाँ जैसे लुई डोमो का जो आइडियोलॉजिकल व्यू था, वो कहते थे कास्ट सिस्टम एक क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है। क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, एक ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम होता है, क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम होता है। ओपन में क्या होता है भी, आप अपना जो सोशल वो है, स्टैंडिंग है विद इन द सोसाइटी, वो आप चेंज कर सकते हो सकता है लोअर से अपर, अपर से लोअर, तो ऐसे कर सकते हो। बाय द वे जो सोशल मोबिलिटी मेनली बोलते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, जब भी सोशल मोबिलिटी एज ए कंसेप्ट की बात करते हैं। तो लेकिन लुई डोमो क्या कहता है, ये क्लोज सिस्टम है, एक बार जो जन्म से जो फिक्स हो गया कुछ नहीं है।
जो बुक व्यू था, क्योंकि उसने बुक्स में पढ़ा था भी जो हो गया बस, जो डिसाइड हो गया भी आप अगर वो शूद्रा पैदा हुए हो तो आप नीचे रहोगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो मतलब उन्होंने वो बताया। तो एम एन श्रीनिवास देखिए कितने ब्यूटीफुल चीज को काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भी ऐसा नहीं है, जो सोशल मोबिलिटी है हमने देखा भी प्री ब्रिटिश टाइम में भी थी और ब्रिटिशर टाइम में भी थी। और ब्रिटिशर टाइम में क्यों थी, और उस मोबिलिटी को ज्यादा जो कंसेप्ट को एज ए स्पीड किसने दी, टू न्यू कंसेप्ट उसने दिए, जिसको पहले उसने ब्राह्मणाइजेशन बोला, बाद में उसको एक ब्रॉड एक टर्म दी संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो ये उनके सोशल मोबिलिटी पे आइडिया थे। तो आई होप अगर सोशल मोबिलिटी भी पूछेंगे तो आपको लिख देंगे। और वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन जो डिटेल में है, मतलब डिफरेंट डिमेंशंस, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं, मॉडर्नाइजेशन, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखिए एम एन श्रीनिवास कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग पे बोल रहे हैं। तो इनके भी कई बार पूछ लेते हैं, 10 नंबर का आपको नोट आ जाता है, एम एन श्रीनिवास आइडिया ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। The westernized elite in India support Western ideals and values, which they use to analyze their own country. Srinivas criticized social scientists in India for making oversimplifying the complexity of political and social stability when they making conclusion about the nation, citing lack of clear data. He emphasized significance of westernized elite in promoting societal change and advocating for parliament democracy as a form of government. तो वो कह रहे हैं एम एस श्रीनिवास भी, कुछ लोग ना, जो इंडिया की सोसाइटी जो इतनी कम्प्लेक्स है, एक्चुअली इंडिया की सोसाइटी बहुत कम्प्लेक्स है। आपको डाइवर्सिटी है, कास्ट सिस्टम है, बहुत ही यूनिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जो आपको अदर सोसाइटीज में नहीं मिलेगा। तो उसको आप मतलब कहते हैं इतने सिंप्लीफाई मत कीजिए। बट उन्होंने जो वेस्टर्नाइज लीड का एक वो किया, जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इंडिया में प्रमोट हो रही है, नेशन बिल्डिंग में वो कैसे काम कर रही है, तो उस पर उन्होंने बात की। तो उन्होंने की एलिमेंट्स जो थे वो बताए, द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब तो जो अगर आप देखोगे वुमेन को भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हैं इन द मतलब रिजर्वेशन, थ्रू द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। आजकल हम, पहले तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही थी, अब पीबीटीजी ग्रुप की भी बात हो रही है। ये क्या है, ये हम जब ट्राइब का चैप्टर करेंगे। आज के टाइम पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की भी बात आ रही है, आज के टाइम पे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की भी बात आ रही है, और अभी तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। तो श्रीनिवास कह रहे हैं कैसे नेशन बिल्डिंग में ये कुछ आइडियाज हैं, नेशन बिल्डिंग में कैसे हेल्प करेंगे। Democracy as an information system with a free but responsible press to bring the needs and necessity of different regions to attention of those in power. अब प्रेस का देखिए कितना सही रोल, वो प्रेस के रोल को हाईलाइट कर रहे हैं भी, वो भी नेशन बिल्डिंग में कैसे प्रमोट कर रहा है भी, वो बता रहा है भी किस रीजन की क्या प्रॉब्लम है, उनको सामने रख रहा है। पॉलिटिकल एजुकेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्री, policy of pluralism in religion, language and culture, subnationalism in the form of ethnicity, communalism, linguistic consciousness and regionalism which can bring people together but also pose a threat to nationalism. तो वो प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं, सब नेशनलिज्म, रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं, बट सम टाइम रीजनलिज्म नेशनलिज्म को भी थ्रेट पैदा करता है। तो वो चीज भी, उस चीज को भी वो बता रहे हैं। तो रीजनलिज्म क्या है, उस पर क्या थ्योरीज थी, वो भी आपका पेपर 2 का है एक टॉपिक, तो उसको हम तब देखेंगे। सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का भी क्या रोल है नेशनल बिल्डिंग में। Srinivas highlight the existence of two cultures in India, urban middle class and rural poor. The relationship between two classes affects India's economy, politics, society and people's worldview. The urban middle class is made up of high and medium caste as well as minority groups, and many are employed as government official professional. They are powerful but submissive to the political elite who aim to keep them happy to ensure a smooth running administrative machinery. The rural poor are largely peasants and do not have the power of the urban middle class, but politicians target them due to their larger voting population.
The dominant landowning families of high caste occupy a strategic position between two classes and have political and economic influence. They also oppose lower caste, landless people and underprivileged, but aim to join the upper middle class while controlling village activities. तो अब देखिए एम एन श्रीनिवास ने कितना सही बता रहे हैं जब वो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दो क्लासेज हैं, अर्बन मिडिल क्लास, रूरल पुअर। तो अर्बन मिडिल क्लास क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में शहरों में काम कर रही है। रूरल पुअर जो पीजेंट्स हैं। तो अब देखिए, तो लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि रूरल इंडिया बहुत बड़ा है। जब एम एन श्रीनिवास 70s में स्टडी कर रहे थे तो तब आई थिंक 80% होगी अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन, क्योंकि आज की भी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में 70% ऑफ इंडिया कहते हैं विलेजेस में रहता है। तो अब देखिए, अब पॉलिटिशियंस को वो लोअर कास्ट को, जो लोअर वो कास्ट के जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको टारगेट करता है। तो वो टारगेट किसके थ्रू करेंगे, जो उसी गांव में अपर कास्ट के लोग रहते हैं। तो वो मतलब, क्योंकि अब वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको भी वो मिडिल क्लास यूज कर ज्वाइन करनी है, अर्बन मिडिल क्लास। तो इसलिए वो कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं वो उसको बता रहे हैं। और यही चीज सम टाइम क्या ले जाती है, टेंशन भी बन जाती है। तो वो बता रहे हैं भी जो नेशन बिल्डिंग का, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट को डेंजर क्या है, वो भी चीज को बता रहे हैं। श्रीनिवास प्रेडिक्ट इंक्रीज इन टेंशन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डोमिनेंट कास्ट एंड दलित्स. Government professional policies have enabled Dalits to challenge the dominance of upper caste. Politicians seek to impress both Dalits and upper caste to build vote banks. तो जो श्रीनिवास का कंसेप्ट था वोट बैंक का, वो आज भी रेलेवेंट है। तो डोमिनेंट रूरल लीड टेक अवे द गेन्स फ्रॉम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डीपनिंग द स्प्लिट बिटवीन टू ग्रुप्स। तो जो भी सीडीपी, जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो डोमिनेंट रूरल लीड है उससे बेनिफिट ले जाते हैं, जो दलित्स को नहीं मिलता। तो उसके कारण भी जो स्प्लिट है दोनों ग्रुप्स में ज़्यादा हो रहा है। टेंशन बिटवीन higher caste and Harijans will likely worsen in the future. The position of dominant caste has become standard in the Panchayati Raj, used to further subjugate people seeking independence. तो जो डोमिनेंट कास्ट है, देखिए पंचायती राज के थ्रू भी कैसे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। द अर्बन एलीट मे नॉट नोटिस द चेंजेस अंटिल दे रीच ए टिपिंग पॉइंट। अर्बन एलीट्स को कुछ नहीं पता चलेगा जब तक टिपिंग पॉइंट पे एक प्रॉपर जो वो है, जो क्राइसिस है, जब वो पूरे पीक पे नहीं पहुंच जाता। राइज इन एजुकेशन लेवल कुड लीड टू चेंज इन वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइज इन एजुकेशन लेवल टू लीड टू चेंज इन वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल। भी एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो आपके करेक्टर को बिल्ड करे, तो जो एटीट्यूड है लोगों का, वैल्यूज है, वो चेंज कर सकती हैं। जैसे कि अब मेरे जो बैचमेट्स हैं, भी मतलब जो मैंने देखा है, जब मैं प्रेपरेशन भी करता था, तो जब हम यूपीएससी की प्रेपरेशन करते थे तो हम बिल्कुल भी सोचते भी कोई कास्ट है सिस्टम, हमें मतलब हमें कुछ भी नहीं पता चलता, बिल्कुल भी जो कास्ट कॉन्शियसनेस थी बिल्कुल हमारी जीरो थी। और ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। मतलब ये एजुकेशन सच में भी एक टाइम वो इंडिया आएगा भी जो कास्ट सिस्टम एज ए इवल है, जो पैट्रियार्की एज ए इवल है, तो चीज़ें सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी भी जब हम पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन को स्प्रेड कर सकेंगे। तो एजुकेशन प्रमोट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन टू एन इंडस्ट्रियल कल्चर विद एम्फेसिस ऑन लॉजिक, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। तो एजुकेशन का क्या रोल है नेशन बिल्डिंग में, वो भी चीज़ उन्होंने बताई। So he believed that social anthropologists and sociologists could not overlook India and China, not just because of their size, population, and cultural richness, but also because they are emerging as world powers. In India, the twin phenomena of decentralization of authority and the reservation of women and underprivileged section of people of the population local self-government has attracted the interest of social scientists all over the world. तो मतलब वो कह रहे हैं भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट को ऐसा नहीं है भी इंडिया और चाइना को ओवरलुक कर दो भी, जब ये तो बहुत बड़े, साइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत है, बहुत वैरायटी है। नहीं, नहीं कर सकते आप इग्नोर, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड पावर, इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है। और जो ट्विन फिनोमिना है इंडिया में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू PRI 73rd एंड 74th अमेंडमेंट और रिजर्वेशन ऑफ वुमेन
जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लोगों को रिजर्वेशन दी, तो वो फिनोमिना ने अब सोशल साइंटिस्ट पूरे आ रहे हैं इंडिया की तरफ उसको स्टडी करने के लिए। तो ये जो चीज़ें थी उनके आइडिया था कम्युनिटी डेवलपमेंट नेशन बिल्डिंग, उनके कुछ थीम्स थे, ये लिख लीजिए, समझ आ गया ठीक है, नहीं तो फिर भी स्लाइड्स को रट्टा मार लीजिए। बाकी वैसे तो मेरा बेस्ट एफर्ट था भी आपको सारी चीज़ें वो समझ आए। अब ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, उन्होंने वो जो रिलीजन पे क्या व्यू दिया था, तो और इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो श्रीनिवास का व्यू क्या था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग्स। तो कुर्ग एक स्मॉल माउंटेन प्रोविंस है जो नॉर्थ एंड ईस्ट के माइजोर स्टेट में है, ऑन द वेस्ट एंड साउथ बाय द साउथ किनारा एंड मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो एम एन श्रीनिवास ने एक उनकी जो वहां पे रहे तो स्टडी किया। एम एन श्रीनिवास प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टम्स, बिलीफ्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ डिवर्स कुर्ग पॉपुलेशन। तो उन्होंने जो वहाँ का उनकी जो कस्टम्स थी, बिलीफ थे, लाइफस्टाइल था, उनको स्टडी किया और कॉम्प्रहेंसिव का अंडरस्टैंडिंग करके एक थीम दिया। एक्चुअली अगर आप देखोगे इग्नू में तो इसका बहुत ही 40-50 पेज की कोई वो थी, पीडीएफ थी इंटरनेट पे, लेकिन हमें सिर्फ 10 नंबर में क्वेश्चन आते, तो मैंने इसको 10 नंबर का बेसिस पे कंसोलिडेटेड आपको देने की कोशिश की है। तो ही ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कुर्ग फ्रॉम अर्ली 9th century to present day and observed the social life of Kurg, focusing on their religious beliefs and practices. Srinivas believed that religious ritual and practice enhance unity within the Kurg society at various levels. तो उन्होंने बताया 9 to कॉन्टेम्पररी टाइम्स में रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, और वो कह रहे हैं भी रिलीजियस बिलीफ जो हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, जो कुर्ग सोसाइटी है उसको वो मतलब जो रिचुअल्स है वो यूनाइट कर रहे हैं, यूनिटी को इंक्रीज वो कर रहे हैं, मतलब जो इन्हांस कर रहे हैं। अब रिलीजन सॉलिडेरिटी और यूनिटी को इन्हांस कर रहा है। अब आपको किसी सोशल थिंकर का नाम याद आ रहा है जो इसने सेम बात की थी जब अरुणता ट्राइब को स्टडी किया था इमाइल डुरखिम ने, तो उन्होंने भी ये सेम बात की थी। अगर आप, आई होप आपको अगर याद होगा, तो मैंने उसमें जो डुरखिम का रिलीजन पे क्या थीम था, तो जो मैंने वो भी डिटेल में स्टडी आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। तो वो बता रहे हैं फॉर ए कुर्ग हिंदू देयर आर 3 सिग्निफिकेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, नेमली ओका। अब ओका क्या है, इसको रट्टा मारो, ओका। ओका एक पैट्रिलिनियन सोशल ग्रुप होता है, तो मैंने आगे बताया हुआ है। विलेज एंड कास्ट, most Kurg members are the one of the other Kuka, which is a patrilineal group. The village is composed of multiple okas within the village, and there is hierarchical social caste groups. तो एक विलेज है उसमें मल्टीपल ओकास होंगे, और ओकाज में भी वो पैरेलली कास्ट सिस्टम तो चलता ही रहेगा। Religion serves the specific role for these 3 institutions. The most crucial function is the function of solidarity. So every oka has unique rituals that they are carried out during festival and other ceremonial events. Similarly, village celebrate the festival of their protected deity and engage in certain rituals. The village festival highlight the caste difference. मतलब जब विलेज फेस्टिवल है वहाँ पे वो करते हैं अपने अपने रिचुअल, तो कास्ट डिफरेंस हाईलाइट होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो कहते हैं कम्युनिटी टुगेदर आती है, साथ में वो डांस करते हैं हाथ पकड़ के, वो रिचुअल पूजा रिचुअल परफॉर्म करते हैं, तो उसके कारण क्या होती है, जो यूनिटी है वो स्ट्रेंथन होती है अमंग द कुर्ग्स। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास सॉरी according to Srinivas, the unity and solidarity of an oka find expression in a ritual. तो जो यूनिटी और सॉलिडरिटी है ओका की, वो जो फाइंड करती है रिचुअल एज ए रिचुअल, मतलब जो यूनिटी दिखती है आपको एक्सप्रेशन वो रिचुअल में दिखेगा आपको। सॉलिडरिटी ऑफ ओकास, तो ये एक ग्रुप है genetically related males who descended from a common ancestor and their wives and children constitute an oka. Only by birth can become a member of the oka. In the society at large, individuals generally identify oka. ओका से आइडेंटिफाई करते हैं। हर एक ओका की एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी है विच इज नॉर्मली नॉट डिवाइडेड। ए पर्सन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग विद इन द ओका। अब देखिए ओका एक्सोगैमी है जहां पे मैरिजिंग आउटसाइड द ग्रुप, इंडोगैमी नहीं है।
Oka exogamy. In other words, marriage is generally a bonding of two unrelated okas. A person can be member of only a single oka at a time. Member of oka live and grow together. They perform many ritual in unison. तो जो ओका के बारे में लिख दियो जब आपको क्वेश्चन पूछेगा. Village and caste solidarity. The difference in social status within the village community become evident through local festival, as individuals from different castes perform different roles. अब हर एक कास्ट का डिफरेंट डिफरेंट रोल होगा, तो उसके कारण क्या है, कास्ट डिफरेंस पता चलेंगे. द कलेक्टिव डांस एंड हैंड जेस्चर हेल्प टू सबड्यू एनी इंटर ओका कॉन्फ्लिक्ट, प्रिजर्विंग द सोशल ऑर्डर एज नोटेड बाय श्रीनिवास. तो श्रीनिवास कहते हैं जब रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जो भी कोई ओका में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, वो सब फिर हो जाता है ठीक है यार आप साथ में रिचुअल कर रहे हैं, तो उसके कारण सोशल ऑर्डर भी प्रिजर्व रहता है. द विलेज collectively vow to follow certain restrictions. अब पूरा विलेज कसम खाता है भी हम कुछ चीजें फॉलो करेंगे, इंक्लूडिंग ए बैन ऑन ड्रिंकिंग एंड एनिमल स्लॉटर विद इन द विलेज लिमिट. विद इन द विलेज लिमिट हम ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, कोई एनिमल स्लॉटर नहीं करेंगे. Prescription include keeping their house tidy, lighting the sacred wall lamps, and participating in the singing and dancing. At the conclusion of the festival, entire village share a common dinner, also known as arom. ये भी एक टर्म लिख दियो. तो तो ये हाईलाइट कर दो तो थोड़ा सा एग्जामिनर को फील आ जाएगी, वाह बंदा पढ़ के आया है. ओरोम और विलेज, तो विलेज हार्मनी को एक कॉमन एंड में बैठ जाते हैं, डिनर खाते हैं, तो विलेज सॉलिडरिटी स्ट्रेंथन होती है. तो जी कास्ट भी वहाँ पे दिखाते हैं भी कास्ट डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन जो रिचुअल है वो फॉलो करती हैं. तो जैसे कि वहाँ पे कटरप्पा फेस्टिवल है, तो हाई कास्ट जो मेंबर्स हैं वो फॉल्स एंड पिग्स लेके आते हैं जो ऑफरिंग टू डीटी. द जो फॉल्स होते हैं जो बीहेड करते हैं बाय द कुर्ग, द पिग्स बाय पानिका, एंड ओनली मेडा कैन डिकैपिटेट द ऑफरिंग मेड बाय द लोअर कास्ट. तो ये कुछ रिचुअल है जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट करती हैं, परफॉर्म करती हैं. In another instance, where certain deity festival are celebrated, it is traditional for temple in other villages to send gifts. तो गिफ्ट सेंड करते हैं. तो ये सब चीजें जो रिचुअल्स हैं, तो जो कास्ट ओका और विलेज में स्ट्रेंथन करती है. तो इसको एम श्रीनिवास ने बताया. मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, और यूपीएससी का एक ये भी पैटर्न है, हर 2-3 साल बाद वो क्वेश्चन रिपीट भी पूछ लेती है. तो इसलिए मैंने इसको सोचा भी इसको भी कवर कर दूं साथ में. अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है. तो पहले तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, वो ब्राह्मण फैमिली से पैदा हुए थे, वो अपर कास्ट फैमिली में थे, तो उनको लगा भी सब कुछ ब्राह्मणिक पर्सपेक्टिव से है. तो उन्होंने जो बोलते हैं भी अपर कास्ट व्यू पॉइंट से वो सोसाइटी को उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की. तो जिसके कारण जो इंक्लूसिवनेस है वो नहीं दिखती उनकी सोशियोलॉजी में. संस्कृताइजेशन की बात कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है भी लोग अगर अपर कास्ट की जो हैबिट्स को कॉपी कर रहे हैं, समटाइम दैट इज देयर वे ऑफ रिवोल्टिंग. वो रिवोल्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो कास्ट में वो करने की कोशिश कर रहे हैं भी हाँ जी ब्राह्मण्स का जो स्टेटस है वही हमें चाहिए, वो इसलिए कर रहे हैं. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. और दूसरी जो बात कह रहे हैं भी जो जो कंसेप्ट थे इन्होंने जो संस्कृताइजेशन और वो दिए हैं, तो ऐसा नहीं जो इन्होंने ही दिए हैं, जो पहले भी थे, जो मुखर्जी हैं उनकी सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी में थे, और जो प्रोटो सोशियोलॉजिस्ट थे लायल एंड रिजले, आर्यनाइजेशन का जब कंसेप्ट दिया तो पहले भी थे ये कंसेप्ट, ऐसा नहीं जी इन्होंने दिए हैं. तो हो सकता है भी ये कह रहे हैं भी ये औरों से कंसेप्ट इंस्पायर होकर इन्होंने कंसेप्ट लिखे, लेकिन ये अब अपना नाम दे रहे हैं. Srinivas claimed that term Sanskritization is a more accurate description of process in the question.
although he knowledge its pure existence. Similarly, the process of westernization has been documented by various sociologists and Mukherjee provide detailed description. तो मतलब ये वही कह रहे हैं, पहले भी लोगों ने इस पे बातें की थी, तो ऐसा नहीं है। तो जो कह रहे हैं एम एस श्रीनिवास ने बहुत तगड़े आइडिया दिए, तो ऑलरेडी सोशियोलॉजिस्ट बात कर रहे थे। जोगिंदर सिंह और मिल्टन सिंगर ने भी जो थी वो बात की है इन पे, और उनका हिस्टोरिकल और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी बताया है। और अगर आप देखोगे जो क्रिटिसिज्म है, अब देखिए, एक तो मैंने जो क्रिटिसिज्म बताया था भी वो मैक्रो वो करते हैं, मैक्रो जनरलाइजेशन बना रहे हैं एक माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल साइड से, जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो बाकी इन्होंने जो दलित का पर्सपेक्टिव है, सबल्टन पर्सपेक्टिव, वो नहीं देखा। तो ये कुछ है। बाकी हम जो इनके और क्रिटिसिज्म है, संस्कृताइजेशन के जो काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म आते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब अगर आप देखोगे, श्रीनिवास को कंक्लूड करोगे, तो उन्होंने फील्ड व्यू पे स्टडी किया, फोकस ज़्यादा किया। उन्होंने जो रियलिटी थी इंडियन सोसाइटी को, उसको ज़्यादा बताया। सोशल मतलब इनका देखे भी सिग्निफिकेंस तो आप नहीं इग्नोर कर सकते। आल दो मैंने वही बताया, कोई भी सोशोलॉजिस्ट एक थ्योरी देता है, उसका क्रिटिसिज्म होता है, एट द एंड ऑफ द डे उससे क्या क्या होता है, जो एक सब्जेक्ट है सोशोलॉजी से डिसिप्लिन, वो बहुत एनरिच हो जाता है। तो अप्रोच स्ट्रक्चरल फंक्शनल थी, डील्स विद प्योरिटी पोल्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ नॉन हिंदू कम्युनिटी इनटू हिंदू सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने वो किया, तो ये चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे सांस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, और उसी स्लाइड के मैं एंड में जो प्रीवियस ईयर के जो भी 10 सालों के एम एस श्रीनिवास के टॉपिक, जो एम एस श्रीनिवास के थीम्स पे जो भी क्वेश्चन थे, जो मैं वो उस स्लाइड के एंड में डाल दूंगा। आई होप आपको मैंने कुछ भी आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया होगा। बाकी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए भी कुछ भी होता है, ताकि हम और इसको अच्छा बनाएं। और जो अगर आप मेरे से पूछोगे भी सर आप कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हो, तो आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। आई फील लाइक दैट इज ए इवल फॉर इंडियन सोसाइटी, क्योंकि मैंने काफ़ी देखी है डॉक्यूमेंट्रीज, सत्यम जयते पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में थी। तो मैं देखता हूँ क्योंकि भी कितना ज़्यादा जी इवल सिस्टम है। तो एज ए इंडियन, जो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो मैं आपको भी, सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा भी इस इवल को हम सभी मिलके, जब सभी मिलके कंसोलिडेट स्टेप लेंगे, तभी इस कास्ट सिस्टम की जो सोशल इवल है हमारी सोसाइटी से इरेडिकेट कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास। बाकी फिर भी कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। थैंक यू।